अगर आप घर खरीदने के लिए निकले हैं और वो भी स्पेशली ग्रुप हाउसिंग के अंदर फ्लैट खरीदने के लिए निकले हैं, तो क्या आपने खुद वो अपना प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लिया या लेने का प्लान कर रहे हैं, या आपके किसी फ्रेंड ने कहा या रिलेटिव ने कहा या किसी पड़ोसी के सलाह के ऊपर आप प्रॉपर्टी खरीदने निकले हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर खरीदते टाइम आप अगर किसी ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट ले रहे हैं तो घर खरीदते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब के बाद आज ये एपिसोड देखने के बाद आपको अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या पड़ोसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें चेक की है प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, चाहे वो फ्लैट ही क्यों ना हो, तो आपको ये 100% श्योर है कि कोई आपको अब ठग नहीं सकता। पूरा शो देखिएगा मेरा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी करोड़ों की गाड़ी कमाई को इम्पैक्ट करने जा रहा है। अगर आप इसको नहीं देख के समझ पाते हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ और क्लैरिटी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा एपिसोड देखने के बाद कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसे आप खरीदने जा रहे हैं उनके लिए आपको किन किन चीजों को ध्यान पूर्वक समझना है। क्योंकि प्रॉपर्टी लाइफ में लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार मैक्सिमम लेते हैं, यहाँ जीवन भर की गाड़ी कमाई लगी होती है, तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को लास्ट तक सुनना और समझना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, लोकेशन क्या है उस प्रॉपर्टी की, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप की लोकेशन में आप प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, कई बार लोग शहर से दूर चले जाते हैं जहाँ अपकमिंग एरिया होता है, लेकिन वहाँ उन्हें रहने की जरूरत होती है, और वो अपकमिंग एरिया में चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए लोग रह नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे लोकेशन कैसी है, क्या वो आपके मतलब की लोकेशन है या नहीं। कई बार बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं या अपकमिंग एरिया होते हैं जो आपके प्रोफाइल से आपको सूट नहीं करते, लेकिन आप तब भी वो प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। तो वैसी प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी, तो आपको उस प्रॉपर्टी की लोकेशन समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है, क्या वहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं वो आसपास और क्या है, मतलब आपकी ग्रुप हाउसिंग के पास में और कौन कौन सी, क्योंकि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी ग्रुप हाउसिंग के आसपास ऐसी कौन कौन सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको उस प्रॉपर्टी जो भी आप देखने जा रहे हैं उसका एक कंपैरिजन चार्ट जरूर बना के प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। फिर मेन रोड पे प्रॉपर्टी है या नहीं, वो सेक्टर रोड के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेन रोड के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा फायदा देती है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मेन रोड से थोड़ा सा हटके, क्योंकि आपको वहाँ पे अपना कीमती समय परिवार के साथ बिताना है, तो मेन रोड की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। तो प्रेफर करना चाहिए आपको कि रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग जिसकी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो वो मेन रोड से थोड़ा सा एक्सेस उसका दूर हो, जिससे कि बहुत ज्यादा शोर शराबे से आप वहां पे बचे रहें। फिर बात आती है कि डेवलपर द्वारा क्या क्या एमिनिटीज आपको दी जा रही हैं। यहाँ एमिनिटीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक एमिनिटी को ध्यान से समझना है, और जो आपके मतलब की अगर एमिनिटीज वहाँ मिल रही हैं तभी आपको उस प्रॉपर्टी को बाय करना है। अगर एमिनिटीज आपको सूट नहीं कर रही हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी लेनी जरूरी हो। फिर यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, उसकी स्ट्रेंथ को भी देखकर समझना जरूरी है। आपको वहां पे अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे अवॉइड कर दीजिए, लेकिन गलत प्रॉपर्टी लेने से लाख गुना बेटर है कि आप प्रॉपर्टी ना लें या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके ही लें, क्योंकि स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से अर्थक्वेक आया है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग अब बननी जरूर शुरू हो गई है, लेकिन अगर डेवलपर बहुत अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि वो ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा, तो आपको ऐसे डेवलपर की प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। मतलब आप स्ट्रक्चर को लेके कॉन्फिडेंट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी है तभी आपको उस प्रॉपर्टी को बाय करना है। फिर बात आती है एफएआर क्या है उस प्रॉपर्टी का, मतलब पर एकड़ कितने लोग रहेंगे। एफएआर मतलब फ्लोर एरिया रेशियो होता है, और परमिसेबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग भी इसे कहा जाता है। मतलब एक एरिया पे गवर्नमेंट कितना एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ करती है उसे हम एफएआर कहते हैं। मतलब
एक ग्रुप हाउसिंग की एफएआर स्टैंडर्ड 1.75 से 2.5 के बीच की ग्रुप हाउसिंग जो होती है वो एक अच्छी ग्रुप हाउसिंग मानी जाती है रहने के मतलब के लिए। लेकिन जितनी एफएआर बढ़ती जाती है उतना वो एरिया कंजेस्टेड होता रहता है। तो आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम देखना है कि उसकी एफएआर कितनी है, पर एकड़ कितने लोग रहेंगे उसके अंदर, वो आपको सूट करता भी है या नहीं है। फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है कि एमिनिटीज जो वहां पे प्रोवाइड की जा रही है उसको कितने लोग कंज्यूम करेंगे, क्योंकि एफएआर का सीधा इम्पैक्ट आता है कि जो एमिनिटीज उसके अंदर है उतने ही ज्यादा लोग उसे कंज्यूम करेंगे जितनी ज्यादा एफएआर होगी। तो आपको उसका विजुअलाइजेशन लेने से पहले करना है कि ये एफएआर जो यहाँ पे एमिनिटीज है वो मेरे को सूटेबल है या नहीं इतने लोगों के शेयर करने पे, तभी आपको उस प्रॉपर्टी को बाय करनी है। फिर उस एरिया का वेंटिलेशन कैसा है, अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं आसपास पूरा कंजेस्टेड है, कंक्रीट जंगल है, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन नहीं है, तो भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, क्योंकि वेंटिलेशन और लाइट का अरेंजमेंट घर के अंदर बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको लेने से पहले जरूर ध्यान दे देना चाहिए। फिर आपको देखना है कि यहाँ हाई टेंशन वायर कोई बहुत बड़ी हैवी लाइन तो आपके प्रोजेक्ट से नहीं जा रही है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी हैवी लाइन है तो भी आपके प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है। वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब बाद में सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाएंगे तो बहुत अच्छे रेट उसके नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत हैवी लाइन कोई है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। वहाँ विजिटर्स पार्किंग है या नहीं है, क्योंकि आपसे कोई मिलने आ रहा है तो उसे कहाँ पे पार्किंग की जगह मिलेगी ये भी आपको पहले देखना चाहिए, क्योंकि बाद में अक्सर लोग जब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं बाद में देखते हैं कि विजिटर्स की पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो लोग कोई आए भी आपसे तो मिलने कैसे आए। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में तो आपको ठीक है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ऐसी दिक्कत आपको बहुत ज्यादा होने वाली है। फिर किड्स की सेफ्टी का वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, क्या वहाँ पे कार का जो पाथवे है वो स्पोर्ट्स एरिया के साथ है। अगर वो स्पोर्ट्स एरिया के साथ में पाथवे है तो बच्चों के खेलने की जगह के ऊपर आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो वहाँ बच्चों का केयर अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कार पाथवे को अगर वो अंडरग्राउंड है या बच्चों के खेलने की जगह से दूर है तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन होता है। तो इसको भी आप ज़रूर देख लें। प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट कैसे है, इमरजेंसी एग्जिट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या उसके अंदर दिए हुए हैं या नहीं है, ये भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको भी आप जरूर देखें, बिल्कुल देखना ना भूलें। साथ में सीसीटीवी कैमरे की प्लेसमेंट है भी या नहीं। सीसीटीवी कैमरा डेवलपर लिख तो देते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे कई बार वो जब जरूरत होती है तो वो नदारद होते हैं वहां से। तो आपको जरूर ये देख लेना है कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ क्या किस किस स्टेज के ऊपर कौन कौन सी लोकेशन पर प्लेस्ड होंगे। अगर आपको लगता है कि वो ठीक से अच्छी सी सिक्योरिटी आपको दे सकते हैं तब आपको जरूर वो लेना चाहिए। फिर लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट किस टाइप की इंस्टॉल्ड है, हाई स्पीड लिफ्ट है या नहीं है, आपका ट्रेवल टाइम कितना होगा जिस फ्लोर पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे। तो आपको ये स्पीड की लिफ्ट की जो कैपेसिटी है उसके बाद आपको समझ में आता है। तो लिफ्ट की कैपेसिटी को भी जरूर देखें। अगर वो ब्रांडेड है और हाई स्पीड लिफ्ट है तो आप उस प्रॉपर्टी में कम समय में अपने फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। फिर रिसेप्शन एरिया कैसा है आपके टावर का, उसकी लॉबी कैसी है, ये भी आपकी बिल्डिंग के आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब एंट्री कोई करता है तो एंट्रेंस प्लाजा मतलब जो लॉबी है उसका जो लुक है वो बिल्डिंग की जो प्राइस है उसको भी अप्रिशिएट करता है। अगर अच्छा लुक होगा उसका लॉबी का तो प्राइसेस भी थोड़े से अच्छे रहेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस चार्जेस क्या है वहाँ के अंदर, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसमें क्या मेंटेनेंस आने वाली है वो आपको जरूर चेक कर लेना है। आपके अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का लोड कितना पड़ेगा वो आपको जरूर चेक कर लेना है। ग्रुप हाउसिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का लोड गवर्नमेंट द्वारा पूरा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है वो आपको चेक कर लेना है। स्विचिंग स्टेशन वहां पर है या नहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सप्लाई आने वाले टाइम में वहां मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये आपको जरूर देख लेना है। डीजी सेट जो डेवलपर द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा उसकी पर मेंटेनेंस क्या आएगी, पर यूनिट मेंटेनेंस, वो आपको जरूर देख लेना है। यहाँ सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया जरूर देख लेना है, क्योंकि
रेरा आने के बावजूद भी अभी भी कारपेट एरिया लीक जरूर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बायर्स को समझ में नहीं आता कि उसे एक्चुअल एरिया कितना मिलने वाला है। तो सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया को आप जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं उसके आसपास की और जो भी प्रॉपर्टीज है उनसे प्रॉपर कंपैरिजन करके तभी आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको एट लास्ट वो एरिया मिल रहा है अपार्टमेंट के अंदर जिसे कारपेट एरिया कहते हैं। यूजेबल एरिया आपके लिए वही रहता है, हद से हद आपको बालकनी यूज करने के लिए मिल जाती है। तो वो आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि टोटल आपके पास यूज करने वाला कितना एरिया है जिसे आप एक्चुअल में यूज कर पाएंगे। फिर क्लब हाउस का जो एरिया है वो कितना बड़ा क्लब बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज हैं, ये भी आपको लेते टाइम जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर बताते हैं डेवलपर कि हमारा इतना बड़ा क्लब है लेकिन वो एमिनिटीज उसके अंदर जो आपको चाहिए वो है या नहीं, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये आपको ज़रूर लेने से पहले देख लेना चाहिए। फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो डेवलपर द्वारा इन हाउस की जा रही है या फिर उसे आउटसोर्स किया गया है, और डेवलपर का कंस्ट्रक्शन का कैसा एक्सपीरियंस है ये भी आपको लेने से पहले जरूर समझ लेना चाहिए। आपको बेसमेंट में जाके सीपेज के इश्यूज को जरूर चेक कर लेना चाहिए। पाइप की फिटिंग किस हिसाब से डेवलपर द्वारा की जा रही है ये जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूचर में सीपेज इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे ये आपको क्लैरिटी मिल जाती है। और बेसमेंट में अक्सर डेवलपर्स के देखने को मिलता है कहीं ना कहीं सीपेज के इश्यूज आते हैं, तो वो अगर हैं तो बेसमेंट को लेने से पहले जाके अच्छे से चेक करके फिर आप प्रॉपर्टी लें, अगर आपको कहीं पर भी वो चीजें दिखती है। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है, एक्सपीरियंस डेवलपर के पास नहीं है, तो वो आउटसोर्स कराने के बावजूद भी उसे बहुत ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो वो आपको लेने से पहले ज़रूर चेक कर लेना है कि सीपेज के इश्यूज उस बिल्डिंग के अंदर ना हो। फिर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन क्या है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, कई बार आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तो उसमें स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन क्या है। अगर एप्रिसिएशन आपको अच्छा दिख रहा है तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, और आपका ये तब होगा जब आपका वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो भी अगर एप्रिसिएशन उसमें अच्छा आता है तो एक फील गुड फैक्टर आता है कि हाँ हमने जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली आज वो 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, तो आपको खुद अपने डिसीजंस अच्छे लगते हैं। इसीलिए एप्रिसिएशन क्या, कहाँ, कब और कितना मिलेगा ये जरूर आप लेने से पहले देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वहाँ पर आज की डेट में क्या है और फ्यूचर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी उस एरिया में हो सकती है जिससे प्रॉपर्टी प्राइसेस आपके बढ़ेंगे या घटेंगे, आने वाले टाइम में क्या होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। फिर कैचमेंट एरिया में कमर्शियल एरिया क्या क्या है जहाँ पे आपको डेली की जरूरत की चीजें मिलेंगी, वो सारी कमर्शियल एरिया की कनेक्टिविटी आसपास कितनी दूर है वो भी आप जरूर देख लें। फिर वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वहाँ पे हमेशा रेजिडेंट्स को देखनी चाहिए। तो स्कूल, हॉस्पिटल से दूरी, या आप जिस ग्रुप हाउसिंग के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पर स्कूल बस, आपके बच्चे की स्कूल जो बस आएगी वो वहाँ तक इजीली पहुँच पाएगी नहीं पाएगी, ये भी आपको लेने से पहले ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। फिर आपके ऑफिस से उसकी क्या कनेक्टिविटी है, जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वहाँ पे आपका ट्रेवल टाइम डेली कितना आने वाला है, पीक आवर्स में आपको कितना समय लगेगा और नॉर्मल आवर्स में आपको कितना समय लगने वाला है, ये भी आपको लेने से पहले जरूर चेक कर लेना चाहिए। सीलिंग हाइट चेक कर लेनी चाहिए आपको कि फ्लोर पे जो आप अपार्टमेंट ले रहे हैं उसकी सीलिंग हाइट क्या है। अक्सर देखा जाता है 10 फीट से ऊपर की हाइट में एक अच्छे अपार्टमेंट का लुक आता है, अगर उससे नीचे की हाइट है तो वहां पर बहुत ज्यादा एक लग्जरी लुक नहीं आता है। तो सीलिंग हाइट जरूर लेने से पहले आप चेक कर लें कि जो अपार्टमेंट आप खरीद रहे हैं उसमें एक्चुअल में क्या सीलिंग हाइट आपको मिल रही है। फिर फिक्सचर्स कौन से ब्रांड के हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है, ये भी आप देख लें। कई बार डेवलपर द्वारा उसके इक्विवेलेंट ब्रांड लिख दिया जाता है, लेकिन अगर ब्रांड मेंशन है तो आपको उसका एक्चुअल आइडिया लग सकता है कि वो किस क्वालिटी की है, ये भी लेने से पहले आप जरूर देख लें। यूपीवीसी पैनलिंग या जो ग्लास लगा हुआ है वो साउंड प्रूफ है या नहीं, टफन ग्लास है या नहीं, ये भी आप जरूर देख लें, क्योंकि ये भी आपको डिस्टरबेंस पैदा करता है। अगर साउंड प्रूफ ग्लास नहीं है और पास में कोई बड़ी रोड है तो वहां पे आपको डिस्टरबेंस
काफ़ी हो सकती है। तो साउंड प्रूफ अगर ग्लासेस हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहता है। फिर कंस्ट्रक्शन की कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, उसके अंदर फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ है या रेड ब्रिक यूज़ है या माइमोन टेक्नोलॉजी के अंदर वो बनाई गई है, आरसीसी फ्रेमवर्क है, किस टाइप की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो डेवलपर द्वारा, कंस्ट्रक्शन टेक्निक डेवलपर द्वारा दी जा रही है, वो भी आपको लेने से पहले समझने की ज़रूरत है। फिर एसी की केबलिंग की हुई है या नहीं है। देखिए हर फ्लैट में आप एसी लगाते हैं, जब एसी आप लगाते हैं, अगर विंडो लगाते हैं तो वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप स्प्लिट एसी वहाँ लगाते हैं तो उसके लिए आपको फिर तोड़फोड़ करके वहाँ केबलिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसा अपार्टमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर केबलिंग पहले से की हुई है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करता, तो आपको ईज करता है, जिसमें आपको सिर्फ इंडोर और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करना होता है और केबलिंग में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी आपको लेने से पहले देखना है कि उसके अंदर एसी की केबलिंग की हुई है या नहीं है। फिर स्विच और पावर पॉइंट्स लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, यूटिलिटी बालकनी के अंदर वो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं या नहीं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि लोग ये सब चीज़ें लेने के बाद देखते हैं और बाद में इंटीरियर डेकोरेटर से जब डिज़ाइन बनवाते हैं तो पूरे घर की तोड़फोड़ कर देते हैं। तो स्विचिंग पॉइंट्स कहाँ कितने दिए हुए हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं, अगर ये आपको लेने से पहले ही वेल डिज़ाइन मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा रहता है। तो इससे में हमेशा कोशिश करें आप कि स्विच कहाँ कितनी आपको ज़रूरत है उसको नोट कर लें और उस हिसाब से उसकी केबलिंग की हुई है या नहीं, और केबलिंग की क्वालिटी क्या है, क्या वो उसका लोड ले भी पाएंगे नहीं पाएंगे, ये भी आप ज़रूर लेने से पहले चेक कर लें। और फिर इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ क्या हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जगह चाहिए। तो वहाँ क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, जैसे कई बार इंडोर बैडमिंटन कोर्ट कुछ लोगों की पसंद होती है और वो सभी ग्रुप हाउसिंग में नहीं होती है, क्योंकि आउटडोर में बैडमिंटन खेलने में बहुत मज़ा नहीं आता। तो इंडोर बैडमिंटन आपको चाहिए तो वो आप लेने से पहले चेक कीजिए। लेने के बाद कि मुझे वो अच्छा लगता है और वो उसके अंदर है नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आपकी विश क्या है, क्या आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपको लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए। मतलब प्ले एरिया वो चाहे किड्स का हो या आपका हो, वो आपको लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए। फिर अगर आपके पास पेट है या नहीं है, पेट के लिए डेडिकेटेड एरिया है या नहीं, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि ग्रुप हाउसिंग में कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जो पेट के शौकीन होते हैं और पेट वो रखते हैं, अगर वो पब्लिक प्लेस में ही उनकी आवाजाही होती है तो कहीं हद तक छोटे बच्चों के लिए ये या बुजुर्गों के लिए हानिकारक होता है। तो अगर डेडिकेटेड स्पेस उनके लिए है तो ये आपके लिए एक बेटर फीचर है। तो ये भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देखना चाहिए, मतलब वो सोसाइटी आपकी पेट फ्रेंडली है या नहीं, ये आपको लेने से पहले समझ में आ जाता है। फिर ग्रुप हाउसिंग के अंदर कन्वीनियंट शॉपिंग के लिए भी एरिया डेडिकेटेड होता है। बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं होती लेकिन थोड़ी दुकानें होती हैं, तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर कन्वीनियंट शॉपिंग है या नहीं, यहाँ पर पब्लिक रेस्ट रूम वेंडर्स के लिए और विजिटर्स के लिए है या नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ता है। क्योंकि कई बार बाहर से कोई आता है और उसे आप घर नहीं घुसाना चाहते और मजबूरन उसे आपने घर का वॉशरूम यूज करने देना पड़ता है, तो ऐसे केस में वेंडर्स के लिए कम से कम या सिक्योरिटी स्टाफ के लिए अगर प्रॉपर डेडिकेटेड वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पे अलग से दिया हुआ है तो वो कहीं हद तक आपको एक थर्ड पार्टी को घर अंदर घुसने से भी आपको वो सेफ करता है। फिर ब्रॉडबैंड की केबलिंग है या नहीं, मतलब वहाँ पर अगर ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेटर होता है। वो बिछा हुआ है तो कौन सी कंपनी वहाँ सर्व करने वाली है, क्या आपसे उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज लेगा जाएगा, ये भी आपको लेने से पहले देख लेना चाहिए। और मेंटेनेंस एजेंसी कौन सी आपकी ग्रुप हाउसिंग में आएगी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको लेने से पहले देखना चाहिए। क्योंकि बाद में अगर मेंटेनेंस एजेंसी अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग की अच्छी मेंटेनेंस नहीं होगी, और बिल्डिंग की अगर अच्छी मेंटेनेंस नहीं होगी तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन गिरेगी। उसके अंदर बहुत सारे मेंटेनेंस के पार्ट होते हैं जो रेगुलर अच्छी मेंटेनेंस होने के कारण आपकी बिल्डिंग लाइव रहती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है।
आप जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं उसके आसपास पेरिफेरल एरिया में क्या डेवलपमेंट है, किस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं, ये भी आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर उसके अंदर इंस्टॉल्ड है या नहीं, ये भी आपकी ग्रुप हाउसिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर सेग्रीगेट होके जाता है तो वो इको फ्रेंडली आपकी ग्रुप हाउसिंग होती है। फिर ईवी स्टेशंस उसके अंदर है या नहीं, आजकल करीब करीब ग्रुप हाउसिंग के अंदर ईवी स्टेशंस की नई फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है। ग्रुप हाउसिंग में डेवलपर ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो आपकी ग्रुप हाउसिंग में ईवी स्टेशन है या नहीं। पॉइंट्स तो मैं आपको बहुत सारे बता रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको देखकर समझ के लेना है। फिर से बीच में मैं आपको इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो भी कमेंट में बताइए। ये आपको सारे पॉइंट्स सूटेबल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए आगे अगर और भी ऐसे वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं। फिर एसटीपी सेटअप प्रॉपर इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर एसटीपी इंस्टॉल्ड है पर वो वेल कनेक्टेड नहीं है तो बाद में सोसाइटीज को पेनल्टी लगती है, तो वो आरडब्ल्यूए को कई बार फेस करना पड़ता है। तो ये भी आप एसटीपी सेटअप उसके अंदर प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। फिर सॉफ्ट वाटर की सप्लाई कैसे होने वाली है, क्या वहाँ गवर्नमेंट कनेक्शन आपको मिलने वाला है या डेवलपर द्वारा टैंक से सप्लाई किया जाएगा और उसकी भी कॉस्ट आप पे एड ऑन की जाएगी, ये भी आपको लेने से पहले देखना है। मतलब यहाँ पर पॉलिसी कौन सी है, डेवलपर उन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे कि पर एकड़ मैंने आपको बताया था कि पर एकड़ कितने फ्लैट आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले देख समझ के ही लेनी चाहिए। फिर बात आती है रोज़मर्रा के लिए आपको यहाँ पर गैस पाइपलाइन किचन में ज़रूरी होती है, तो किचन में वो गैस पाइपलाइन है इंस्टॉल्ड या नहीं है, या आने वाले टाइम में उसका भी आपसे एडिशनल चार्ज किया जाएगा, ये भी आपको लेने से पहले देखना चाहिए। फिर आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है या नहीं, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इंफीरियर क्वालिटी है तो आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं रह पाएगी। तो अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जिस डेवलपर की है वो उसी प्रॉपर्टी को आपको लेना चाहिए। फिर किचन के अंदर एग्जॉस्ट है या नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन में हॉब और चिमनी होती है तो उससे करीब करीब गर्म हवा है वो निकल जाती है, लेकिन उसके अंदर एग्जॉस्ट होता है तो एक फ्रेशनेस उसके अंदर रहती है। मतलब ओवरऑल डेवलपर का ट्रैक देखना है आपको, उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स को देखना है कि प्रीवियस उसका क्या ट्रैक रहा है, कैसा जो वहाँ लोग रह रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। अक्सर 3-4 साल के बाद दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। नई बिल्डिंग में कई बार बहुत दिक्कतें नहीं आती, तो 3-4 साल के बाद लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है ये ज़रूर आप देख लीजिए। फिर आपके फंड्स की एबिलिटी कैसी है जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपके पास रेडी फंड कितना है, कितना बैंक लोन लेना चाहते हैं, ये भी आपको लेने से पहले डिसाइड करना है। लोग पहले ले लेते हैं, फिर अगर बैंक लोन नहीं होता तो डेवलपर के पास आके कहते हैं कि हमें इस प्रॉपर्टी को बेचना है, तो डेवलपर उसे बेचने को अलाउ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पूरी पेमेंट नहीं आई है, शॉर्ट टर्म में बायर को गेन नहीं हो पाता, और डेवलपर मिनिमम अमाउंट पे करने के लिए आपको कहता है, क्योंकि एज पर रेरा आप बुकिंग कैंसिल कराते हैं तो आपकी 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू पेनल्टी आपको पे लगेगी। मतलब डेवलपर के पास राइट है कि 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वो आपका डिडक्ट करके आपको रिफंड करे। तो ये चीज़ आपको लेने से पहले डिसाइड करनी है कि फंड्स की एबिलिटी किस तरह से है। अगर प्री अप्रूव्ड लोन है तो वो भी आपके लिए एक अच्छा है नेगोशिएशन टूल है। आप जब चेक बुक लेके बैठते हैं और प्री अप्रूव्ड लोन की कॉपी लेके बैठते हैं तो डेवलपर को फंड्स का फ्लो नज़र आ रहा होता है, कई बार वो भी आपको एक अच्छे रेट के ऊपर डील दे देता है। लोन तो आपका चेक हो गया, लेकिन क्या स्पेसिफिकेशंस एज पर ब्राउचर है या नहीं, मतलब सारे ब्राउचर में जो स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं वो सारी ग्राउंड पे मिलने वाली है या नहीं, ये डेवलपर के ट्रैक से ही आपको समझ में आता है। तो ब्राउचर से मैच करके ही पोजीशन लें, और अगर रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है तो ब्राउचर में जो लिखा है अगर वो एक्चुअल साइट के ऊपर है तो समझ लीजिए कि वो आपको डेवलपर ठग नहीं रहा है। तो मटेरियल किस टाइप का यूज़ किया हुआ है ब्राउचर से उसे कॉपी करके एक्चुअल साइट पे जाके उसे मैच कर लें। और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्लोरिंग कौन सी उसमें लगाई हुई है जो ब्राउचर में लिखी है, फ्लोरिंग को ज़रूर चेक कर लें। और टाइल जब आप चेक करते हैं तो उसे जब बजा के आप चेक करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि वो हॉलो तो नहीं है। हॉलो टाइल
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलती है, वो टूट जाती है। घर में जैसे ही फर्नीचर आप रखते हैं तो वो टूट जाती है, तो वो कहीं हॉलो तो नहीं है। अगर उसके अंदर प्रॉपर फिलिंग की हुई है तो वो टाइल नहीं टूटती है। तो ये भी आप लेने से पहले ज़रूर चेक कर लें। ये आपको चेक करना पड़ता है पोजीशन के टाइम पर। अगर वो चेकलिस्ट जो डेवलपर द्वारा दी जा रही है उसमें आपको कोई कमी दिख रही है तो वो आप उस टाइम डेवलपर को स्नैग लिस्ट के अंदर बता के ठीक करवा सकते हैं। तो लेते टाइम आप हॉलो टाइल है या नहीं, इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए। फिर फाइनेंशियल कैपेसिटी डेवलपर की क्या है, क्या उसने पहले कोई फ्रॉड तो नहीं किया, आने वाले टाइम में क्या वो प्रोजेक्ट बना पाएगा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपको लेने से पहले समझना है, क्योंकि फाइनेंशियल कैपेसिटी डेवलपर की अगर अच्छी है तो प्रोजेक्ट सेल ना होने के केस में भी डेवलपर प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे पाता है। और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो कई बार डिलीवरीज में आपको दिक्कत आती है। तो ये आपको ज़रूर एक बार चेक कर लेना है। साथ में लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि होम ऑटोमेशन आज वक्त की ज़रूरत है। अगर होम ऑटोमेशन उसके अंदर इंस्टॉल्ड है तो ये भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो वो इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं ज़रूरत है तो वो इंस्टॉल ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो प्रॉपर्टी लेने के बाद भी इसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर ग्रुप हाउसिंग आप देख रहे हैं और जो रेडी टू मूव है तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसे आप देख के समझ लीजिए, क्योंकि आउटलुक ऑफ द बिल्डिंग कैसी है, क्या बिल्डिंग जैसी डेवलपर ने दी थी वैसी ही बिल्डिंग 5 साल के बाद भी दिख रही है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए। कैसा फसाड है उस बिल्डिंग का, क्या उसके अंदर सीपेज के इश्यूज़ तो नहीं है, बिल्डिंग का आउटर फसाड आज भी लाइव और एक्टिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पेंट कैसा है उसके अंदर, ये ज़रूर आप चेक कर लें। मेंटेनेंस उस बिल्डिंग की प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी आप ज़रूर चेक कर लें लेने से पहले। और फिर दिक्कत आती है कि RWA जो फंक्शनिंग कर रही है, क्या वो आपस में लड़ाई करने वाली RWA तो नहीं है, या उसका मोटिव है कि अच्छे से बिल्डिंग को रखा जाए। अगर RWA सही है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, मतलब मेंटेनेंस बिल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और RWA सही नहीं है, आपको उसमें रेकी करने के बाद समझ में आता है कि ऐसी RWA जो कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा खुश नहीं रख पा रही है, तो आपको कोशिश करना चाहिए ऐसी भी प्रॉपर्टी आप अवॉइड कर दें। उस ग्रुप हाउसिंग के अंदर जेंट्री कैसी है ये भी आपको चेक करना है। मैक्सिमम ऑनर्स ने लिया हुआ है या उसके अंदर टेनेंट्स हैं तो किस टाइप के लोग हैं वहाँ पर, ये आपको लेने से पहले चेक करना है। और सिचुएशनल चेंजेस जो बिल्डिंग के अंदर आते हैं टाइम टू टाइम, अगर आपने प्रॉपर्टी ली है या ले रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, रेगुलरली आपको मॉनिटर करना है। अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट्स बहुत सारे हैं जो आने वाले टाइम में और बढ़ सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर्टी से एग्जिट होकर दूसरी प्रॉपर्टी बाय कर लेनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको वो सब चेक कर लेना चाहिए। मान लीजिए फंड्स के एंगल में आपको एक चीज़ और ऐड करूँ मैं इसमें, कि अगर आप रेंटल पर्पस के लिए देख रहे हैं तो कहाँ रेंटल ज़्यादा मिलेगा, आपको ये देख के ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि बेंगलोर में आपका 4 to 5% आपको रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, लेकिन गुड़गांव जैसे एरिया की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2% का रेंटल आता है। तो रेंटल आपको कितना रिटर्न दे के जाएगा अगर आप रेंटल पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।